तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में कुछ युवतियां बीच सड़क पर मंगलसूत्र, चूड़ियां और पायल उतारती दिखी। एग्जाम से पहले एक कॉलेज के बाहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि कॉलेज के गेट पर खड़ी सुरक्षा कर्मियों ने हिंदू युवतियों को चूड़ियां और पायल पहनकर एंट्री देने से मना कर दिया। यहां तक कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र उतारने के लिए भी कहा गया, जिसके बाद महिलाएं सुरक्षा कर्मियों से गेट पर बहस करती दिखी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो महिलाओं ने बीच सड़क पर ही चूड़ियां, पायल और मंगलसूत्र उतारने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ पुरुष अभ्यर्थियों से रिंग भी उतारने को कहा गया। मामला आदिलाबाद के विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज का है, जहां 16 अक्टूबर को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान गेट पर चेकिंग के नाम पर हिंदू महिलाओं के सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र और चूड़ियां तक उतरवा ली गयी। हालांकि इसी परीक्षा केंद्र पर तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखा। यहाँ हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र तक उतरवा लिए गए, वहीं मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके जाती हुई भी देखी गई। बुर्का पहने महिलाओं को परीक्षा केंद्र में एंट्री दे दी गई। तस्वीरों में दिखा कि गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया, जिसमें बुर्का पहने महिला परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रही हैं, जबकि अन्य महिलाओं को केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने गहने उतारते हुए देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बना लिया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तेलंगाना सरकार को इस पे देखना चाहिए सत्य क्या है, और यदि ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ। दिल्ली के पास गाजियाबाद में गैंगरेप और दरिंदगी का मामला सामने आया, जिसकी तुलना निर्भया कांड से की जा रही है। आरोप है कि 2 दिनों तक गैंगरेप करने के बाद 5 आरोपियों ने 38 साल की पीड़ित महिला को बोरे में बांध करके सड़क के किनारे फेंक दिया, जिसके बाद राहगीरों के जरिए नंदनगरी पुलिस को आश्रम रोड के पास घायल महिला के होने की जानकारी मिली। बताया गया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फौरन उसे अस्पताल भेजा और उसके बयान लिए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंदनगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर दावा किया कि ये घटना 16 अक्टूबर की है, जबकि पीड़ित महिला दिल्ली से अपने भाई का जन्मदिन मनाने गाजियाबाद के नंदग्राम आई थी। जन्मदिन मनाने के बाद ऑटो ड्राइवर भाई ने पीड़ित महिला को रात 9:30 बजे आश्रम रोड नंदग्राम हाईवे पर छोड़ा। महिला वहीं घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगी, जहां कुछ स्कॉर्पियो सवार उन्हें बंदूक के बल पर जबरन अपने साथ ले गए। 2 दिनों तक दुष्कर्म करने के बाद महिला को बोरे में बंद कर सभी आरोपी फरार हो गए। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बताया गया कि पुलिस ने सभी 5 आरोपियों की पहचान के बाद उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों से महिला की पहले से जान पहचान भी थी और आरोपियों के साथ महिला का प्रॉपर्टी विवाद भी था। वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तो शुरू कर दी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग ने इस पूरी घटना की बर्बरता को विस्तार से बताया। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए। स्वाति मालीवाल ने पूरी घटना के बारे में जो कुछ बताया वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी मौजूद थी। दिल्ली महिला आयोग का दावा है कि पीड़ित की हालत बेहद गंभीर है और वो जिंदगी मौत से जूझ रही है। इस घटना के सामने आने के बाद आयोग ने गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी कर गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की भी मांग की। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर के तनाव बढ़ता जा रहा है और रूस ने अमेरिकी राज्य अलास्का की सीमा के पास अपने 2 परमाणु बॉम्बर्स भेजे, जबकि रूस की इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी वायुसेना भी अब एक्शन में आ गई है। रूस के परमाणु बॉम्बर की खबर मिलते ही अमेरिका ने अपने F-16 फाइटर जेट को उसके पीछे लगा दिया। अमेरिकी F-16 जेट ने रूसी Tu-95 बॉम्बर को अमेरिकी हवाई क्षेत्र से दूर खदेड़ दिया। अलास्का की सीमा कनाडा से लगी हुई है, लिहाजा कनाडा भी सतर्क हो गया। अमेरिका और कनाडा के संयुक्त कमांड नोड ने बताया कि रूसी बॉम्बर को वो खतरे के रूप में नहीं देखते। बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच ये उकसावे वाली कार्रवाई सोमवार को हुई। एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने माना है कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच ठीक से नहीं की गई है। ये जानकारी एनसीबी की स्पेशल टीम ने पूरे मामले की छानबीन के बाद दिल्ली भेजी गई।
अपनी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच से जुड़े 7 से 8 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। एनसीबी के मुताबिक जिन अफसरों पर सवाल उठ रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। साथ ही जो अफसर एनसीबी से बाहर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अफसरों से इजाजत मांगी गई है। इस मामले की जांच उस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने की थी, लेकिन जांच पर सवाल उठने के बाद वानखेड़े का तबादला चेन्नई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कर दिया गया। एनसीबी की रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में आर्यन खान के साथ सेलेक्टिव ट्रीटमेंट किया गया। आर्यन खान के ड्रग्स रखने और बेचने के आरोप में पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच के दौरान आर्यन को करीब 1 महीना जेल में रहना पड़ा था तब। हालांकि ड्रग्स मामले में आर्यन खान को कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। आज सुबह गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर निचले इलाकों में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से 70 गांवों में रह रहे तकरीबन 1 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नोएडा के सेक्टर 25 में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मेरठ में नगर निगम की बोर्ड बैठक जंग का मैदान बन गई। पार्षदों के विकास कार्यों पर चल रही बहस हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। फ्रांस में ईंधन की किल्लत और बढ़ती महंगाई के विरोध में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी पेरिस की सड़कों पर लोग मैक्रो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी और लोगों के पसीने से बने रक्षा उत्पाद है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो का ये आयोजन नए भारत की तस्वीर खींच रहा है, जिसका संकल्प हमने अमृत काल में लिया है, जिसमें राष्ट्र का विकास है, राज्यों का सहभाग है, युवा साहस है, युवा सामर्थ्य है, युवा संकल्प है और विश्वास के लिए उम्मीद है। लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। इस बार के डिफेंस एक्सपो में 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स शामिल हुए। एक्सपो में 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान 450 से भी ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर होने का अनुमान है। डिफेंस एक्सपो में पीएम मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया की इच्छा शक्ति के कारण मेक इन इंडिया आज डिफेंस सेक्टर की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई देश तेजस और ब्रह्मोस की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और होने वाले दिनों में देश का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के दम के कारण दुनिया की उन डिफेंस कंपनियों में हलचल मच गई जो रक्षा क्षेत्र में अपना एकाधिकार रखती थी। इन कंपनियों ने भारत को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन देश की युवा शक्ति ने अपनी जगह बना ली। दुनिया की डिफेंस सप्लाई के क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों की जो मोनोपोली चलती है, वे किसी को घुसने ही नहीं देते थे, लेकिन भारत ने हिम्मत करके अपनी जगह बना ली है। डिफेंस एक्सपो में पीएम मोदी ने बनासकांठा में बनने वाले डीसा एयरबेस का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि इस एयरबेस को पिछली सरकारों ने कई सालों तक लटकाए रखा था। उन्होंने कहा कि एयरफील्ड के लिए गुजरात सरकार ने साल 2000 में ही जमीन दे दिया था, लेकिन 14 साल तक मामला लटकता रहा। ये वायुसेना का
52वां स्टेशन है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी ने कहा कि डीसा एयरफील्ड का निर्माण देश की सुरक्षा और क्षेत्र के विकास के लिए अहम साबित होगा। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त। पीएम ने कहा कि जिस बनासकांठा ने अपनी पहचान सौर्य शक्ति के रूप में बनाई थी, अब वही वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। हरियाणा के गुरुग्राम के इफ्को चौक के पास एक लावारिस सूटकेस में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक ये सूटकेस 2 दिन पहले मिला था और बताया ये गया कि महिला के पति ने ही हत्या करके महिला के शव को सूटकेस में भर करके फेंक दिया था, जिसे कुछ लोगों ने इफ्को चौक के पास सड़क किनारे देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शक की सुई महिला के पति पर जाकर अटक गई। पुलिस ने जब महिला के पति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी राहुल ने बताया कि घरेलू झगड़े की वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की है, जिसके बाद उसने एक सूटकेस खरीदा और पत्नी की लाश उसमें रख दी। इसके बाद ई रिक्शा से वो इफ्को चौक पहुंचा और सूटकेस को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। महिला के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। यहाँ पे इसलिए उसने फेंका था कि शायद उसकी पहचान नहीं होगी और तो बच पाएगा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने लव मैरिज की थी, लेकिन लगातार बढ़ते झगड़ों की वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पेरू के कुस्को में धधकती आग को कुछ लोग जान जोखिम में डाल करके बुझाते नजर आए। ये आग पेरू के कुस्को इलाके के जंगलों में दहक रही है, जिससे स्थानीय लोग किसी तरीके से काबू करने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान पूरे इलाके में धुएं की मोटी परत छा गई। वहां सिर्फ आग की तेज लपटें और धुएं का गुब्बार नजर आ रहा था। स्थानीय लोग इस भीषण आग को कपड़ों की मदद से बुझाने की कोशिश करते दिखे, जबकि दहकते जंगलों के बीच से लामा जैसे दिखने वाले जानवर विक्यूना भी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जंगलों के इस आग में अब तक 15 विक्यूना मारे जा चुके हैं। कुछ पक्षी भी इस आग का शिकार हुए हैं। Tenemos en total 333 incendios forestales al día de hoy, más de 30.000 hectáreas siniestradas y con ellos ecosistemas. क्यूस्को में ये आग उस इलाके में फैल रही है जहां पोमाकंची नेचुरल रिजर्व भी है। नेचुरल रिजर्व का 90% हिस्सा जंगलों की आग से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वहां रहने वाले जानवरों के लिए भी ये आग एक बड़ा खतरा साबित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका लश्कर-ए तैयबा के खूंखार आतंकी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसका चीन ने एक बार फिर से विरोध किया। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं शाहिद महमूद की टेरर फाइल्स क्या है। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक आतंकी शाहिद महमूद लश्कर-ए तैयबा का लीडर है और शाहिद महमूद पाकिस्तान के कराची से ऑपरेट होने वाले इस आतंकी संगठन से साल 2007 से जुड़ा हुआ है। जून 2015 से जून 2016 तक महमूद लश्कर-ए तैयबा को फंड देने वाले संगठन फलाए इंसानियत फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन भी रह चुका है, जबकि 2014 में वो फलाए इंसानियत फाउंडेशन का लीडर था। शाहिद महमूद अगस्त 2013 में लश्कर-ए तैयबा के पब्लिकेशन विंग मेंबर के तौर पर जुड़ा था। लेकिन इन सब के बावजूद चीन इस पाकिस्तानी आतंकी को बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी चीन कई बार पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाने का काम करता रहा है और इस साल जून में हाफिज सईद के बहनोई और आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सुरक्षा परिषद की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर चीन ने अड़ंगा लगाया था। और इसके बाद अगस्त में चीन ने भारत और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ को वैश्विक आतंकी घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को रोक दिया था। और यही नहीं, चीन ने तो पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर पर भी बैन लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। और देश के कई हिस्सों से कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में आवारा कुत्ते के काटने से 2 साल की बच्ची और सोसाइटी का एक शख्स घायल हो गया। ये दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। शोपिया में आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूरों के शव कन्नौज में उनके पैतृक गांव लाए गए। इस दौरान गांव के कई लोग काफिले के साथ चलते नजर आए।
आने वाले त्योहारों को देखते हुए नोएडा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। बाजारों में पहुंच रही भीड़ को देखते हुए नोएडा पुलिस के 300 पुलिसकर्मी बाजारों में तैनात होंगे। हरियाणा के रोहतक में नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को जमींदोज किया। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के कई टैंक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के सबसे पुराने सियासी दल कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। एक तरफा मुकाबले में खड़गे ने शशि थरूर को हरा दिया। खड़गे से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारने की तैयारी की थी। लेकिन नामांकन के एक दिन पहले मैदान में उतरे खड़गे की जीत की खुशबू नतीजों से पहले ही आने लगी। कांग्रेस दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने लगे। ये सिलसिला शुरू हुआ तो जश्न में पटाखों की धमक भी सुनाई देने लगी और फिर मुंह मीठा कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ढोल, पटाखे, मिठाई और नारेबाजी यानी जश्न का कंप्लीट पैकेज। इन्हीं तस्वीरों के बीच में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए 2 दिन पहले हुए चुनाव के नतीजे आ गए, जिसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ मैदान में उतरे शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। डाले गए वोट में 416 अमान्य हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कुल 9,385 डेलीगेट्स ने वोट डाले थे। नतीजों के बाद तो कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचे कार्यकर्ताओं का जोश कुलांचे मारने लगा और कई कार्यकर्ता ढोलक की थाप पर हाथ पांव फेंककर नाचते नजर आए। वैसे तो चुनाव नतीजों के आने से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत का दावेदार यानी कि अगला अध्यक्ष मान लिया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से इसका ऐलान होने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं में उनके समर्थन में नारेबाजी और बयानबाजी की भी होड़ लग गई है। लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे आने के बावजूद खड़गे ने अपने ऊपर संयम बनाए रखा और कुछ देर बाद ही अपनी बात विस्तार से रखने का भरोसा दिया। 4 बजे 4 to 4:30 के बीच में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलूंगा मैं आपको सबको। नतीजे आने से पहले कांग्रेस दफ्तर पर जो भीड़ उमड़ी थी वो नतीजों के बाद और बढ़ गई और इसके साथ ही शुरू हो गया जुबानी बधाइयों का तांता। सोनिया जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में आज कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुना है। आप भले अध्यक्ष नहीं रही, लेकिन हमारे दिल में हमेशा हमेशा हमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा हमारे दिल में हमारे अध्यक्ष बन के रहेंगे। खड़गे को बधाई देने वाले ज्यादातर नेता इस मौके पर भी गांधी परिवार का नाम लेना नहीं भूले, लेकिन खुद सोनिया गांधी कांग्रेस महासचिव और बेटी प्रियंका के साथ पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच गई। तो एक तरफ कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भी नजर आने लगा। वहीं दूसरी तरफ वोटों की गिनती शुरू होते ही मतपेटियों के साथ ही विवाद का नया पिटारा भी खुल गया, जिसका अंदेशा काउंटिंग की तैयारियों के साथ ही कई लोगों को था। देश भर में कांग्रेस दफ्तर में जमा मतपेटियों से जब खड़गे के पक्ष में एक तरफा वोट निकले तो धीरे से एक चिट्ठी की चर्चा शुरू हो गई। बताया गया कि ये चिट्ठी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर की तरफ से उनके काउंटिंग एजेंट सलमान सोज ने लिखी थी, जिसमें यूपी, पंजाब और तेलंगाना में फर्जी वोटिंग और धांधली का आरोप लगाया। चूंकि यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी हैं और वहीं से सोनिया सांसद हैं, इसलिए इस पर बवाल तो होना ही था। हालांकि इस शिकायत पर इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अभी कुछ नहीं, मुझे देखने दो। लेकिन गांधी परिवार और खड़गे पर उंगली उठे तो विवाद इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो सकता था। और हुआ भी यही, क्योंकि कुछ नेता इस मुद्दे पर भी अपनी राय लेकर के सामने आ गए, जिसने विवादों को खत्म करने की जगह उसे और हवा देने का काम किया। पूरे विवाद में पहला बयान आया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का। प्रमोद तिवारी ने जब विवाद पर मुंह खोला तो अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार रहे शशि थरूर पर बीजेपी की बोली बोलने का आरोप जड़ दिया। मेरी भाषा में सुनिए, तो हारने वाला आदमी पहले कंप्लेन करे। तिवारी के तेवर से सोच को चोट लगी तो टीस उनकी जुबान पर आ गई। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जो कांग्रेसी ये कहे कि दूसरे कांग्रेसी बीजेपी वाले से, उनको थोड़ा सोच समझ की बात करनी चाहिए। बात निकली तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी तक आंध्र प्रदेश पहुंच गए, जिन्होंने मधुसूदन मिस्त्री की तुलना पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन से कर डाली। We are also the only political party that has a
election commission inside it. You can say a TN session type of person. Whatever issues are felt, they will be obviously addressed to the election commission. हालांकि शशि थरूर ने इस पूरे विवाद पर अपने ही अंदाज में सोशल मीडिया पर तंज कसा। निश्चित रूप से ये दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक रहा जब 22 साल के बाद कांग्रेस ने चुनाव के जरिए अपना नया अध्यक्ष चुना है। और खास बात इसमें यह रही कि 2 दशक के बाद पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला। जाहिर है खुद खड़गे देश की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी की कमान मिलने की जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और इससे जुड़े विवाद को पीछे छोड़ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए जीत के बाद शशि थरूर के साथ उनकी जो तस्वीर आई है उसमें तमाम विवाद पीछे छूटते दिखे। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना। कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह खड़गे ने भी सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया और दावा किया कि उन्होंने पार्टी को त्याग कर और खून पसीने से सींचा है। खड़गे ने मौजूदा दौर में देश और संविधान को खतरे में बताया और विनाशकारी ताकतों से लड़ने का संकल्प जाहिर किया। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का लोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान कोकला चना बाजे घना। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद पार्टी की तरफ से बताया गया कि खड़गे 26 अक्टूबर को पार्टी की कमान संभालेंगे और उसी वक्त पार्टी की दशा और दिशा के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक हाइब्रिड आतंकी को उसी के साथियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मारे गए आतंकी की पहचान इमरान बशीर के रूप में हुई है, जिसे सुरक्षा बलों ने कश्मीर के नौगाम से पकड़ा था। इमरान की तलाश शोपियां में बाहरी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में भी की जा रही थी। इमरान को उस वक्त गोली मारी गई जब सुरक्षा बल उसे लेकर दूसरे आतंकियों के ठिकानों की तलाश में निकले थे। इमरान ने जो खुलासे किए थे उनके आधार पर रेड डाली जा रही थी। इस बीच आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। उसी दौरान एक दूसरे आतंकी की फायरिंग में इमरान की मौत हो गई। सुरक्षा बलों को पहले ही इमरान बशीर के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले थे। साथ ही गोली से आतंकी इमरान के मारे जाने पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए। महबूबा ने मांग की है कि इस बात की जांच हो कि कड़ी सुरक्षा में आतंकी कैसे मारा गया। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में यूक्रेन का पलटवार अब रूस को भारी पड़ रहा है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब रूसी सेना के नए कमांडर ने भी स्वीकार कर लिया है कि यूक्रेन में उनकी फौज को मुश्किल हो रही है। यही नहीं, रूसी सेना के कमांडर सर्गेई सुरोविकिन ने कहा कि खेरसोन में रूसी सेना पर यूक्रेन की फौज ताबड़तोड़ हमले कर रही है। В целом, обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток। युद्ध अभियान में आक्रामकता लाने के लिए ही रूस ने 10 अक्टूबर को सर्गेई सुरोविकिन को सेना का नया कमांडर बनाया था। तो अब सर्गेई के मुताबिक उनकी फौज खेरसोन को खाली करने की तैयारी कर रही है, जबकि खबर तो यहाँ तक है कि यूक्रेनी सेना के पलटवार की वजह से रूसी सेना 20 से 30 किलोमीटर पीछे हट भी चुकी है। खेरसोन को लेकर रूस ने दावा किया था कि उसने इसे अपने कब्जे में लिया है। पिछले ही महीने रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में जनमत संग्रह करवाकर इन्हें रूस में शामिल करने का औपचारिक ऐलान किया था। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी क्वीन एलिजाबेथ की याद में चढ़ाए गए टेडी बेयर बच्चों के लिए काम करने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए जाएंगे। दरअसल क्वीन एलिजाबेथ की याद में लोगों ने 1000 से ज्यादा पेडिंगटन टेडी बेयर फूलों के साथ चढ़ाए थे। ये पेडिंगटन टेडी बेयर बकिंघम पैलेस और विंडसर कैसल के बाहर और दूसरी जगहों पर श्रद्धांजलि के तौर पर रखे गए थे। रॉयल फैमिली ने इन टेडी बेयर को बच्चों की शिक्षा के काम करने वाले बर्नाडोज चैरिटेबल ट्रस्ट को दान देने का फैसला किया है। पेडिंगटन टेडी बेयर एक काल्पनिक कॉमिक कैरेक्टर है जो ब्रिटेन में काफी मशहूर है और इस पर सैकड़ों किताबें, टीवी शो और फिल्में भी बन चुकी हैं। 2006 में क्वीन एलिजाबेथ के 80वें जन्मदिन पर बनी एक फिल्म में पेडिंगटन पहली बार उनके साथ नजर आया था और इसी साल जून में बकिंघम पैलेस में हुई एक पार्टी में पेडिंगटन और क्वीन एलिजाबेथ एक साथ चाय पीते नजर आए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भारत के दौरे पर हैं।
यूएन महासचिव ने आज मुंबई में 26 से 11 आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को ताज होटल के स्मारक संग्रहालय में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। अयोध्या में होने वाली दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने आज सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंचे। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी के कुशीनगर में सरकारी स्कूल में अवैध शराब मिलने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शराब माफियाओं ने स्कूल के किचन को अपना गोदाम बना रखा था। खुलासे के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली में पटाखों पर बैन के बाद पटाखों की बिक्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दिल्ली के मुंडका इलाके से एक व्यक्ति से 64 किलो पटाखे बरामद करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ब्राजील में शिक्षा सुविधाओं और शिक्षा के लिए आवंटित बजट में कटौती के बाद छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र आने वाले चुनाव में राष्ट्रपति बोल्सोनारो की उम्मीदवारी को भी खारिज करने की मांग कर रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ऐलान किया है कि अगले एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। जय शाह ने कहा कि भारत किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा बौखला उठे और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने से साफ इनकार कर दिया। या सिर्फ भारत की वजह से आप हमारा जो एशिया कप है वो यूएई में जो है वो नहीं जी, यूएई में नहीं जा रहे हैं सर। आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। रमीज राजा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो उनकी टीम भी अगले साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान बहुत सारे सपने संजो कर बैठा था कि एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट शायद पाकिस्तान में होगा और उसके यहाँ पर क्रिकेट दोबारा से लौटेगा अच्छी तरीके से, लेकिन वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो पीसीबी इस मामले को लेकर एसीसी को चिट्ठी भेजेगी। अगले महीने मेलबोर्न में एसीसी की आपात बैठक बुलाने की मांग करेगी और पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर होने का फैसला भी कर सकती है। जबकि भारतीय टीम अगर सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान जाने से इनकार करती है तो आईसीसी का कोई भी सदस्य देश इस फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता। तो भले ही पाकिस्तान ने हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों को होस्ट किया हो, लेकिन वहां के हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। इंग्लैंड ने कई बार दौरा कैंसिल करने के बाद पिछले महीने अपनी टीम भेजी थी, जबकि न्यूजीलैंड ने तो वहां वनडे मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दौरा ही रद्द कर दिया था। वॉरशिप एक्ट बचाने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ओवैसी ने पीएम मोदी से वॉरशिप एक्ट 1991 कानून की रक्षा करने को कहा है। जी न्यूज से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि मुसलमान अब मस्जिद कुर्बान नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी मस्जिदों को किसी की आस्था के लिए कुर्बान करूं, तो वो हरगिज कोई भी एक गयूर भारत का मुसलमान तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये आस्था के ऊपर देश नहीं चल सकता। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया और एक दिन पहले ही दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस बैठक के बाद अब हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज से और अनिल शर्मा मंडी से मैदान में उतरेंगे। सतपाल सिंह सती ऊना से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को इस बार पुरानी परंपरा टूटने का भरोसा है, जिससे हर बार सरकार बदलती रही है, लेकिन इस बार जो पुरानी परंपराएं थी वो बदल रही हैं। हिमाचल में लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर इतिहास बनाने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर उस प्रयोग को दोहराया है, जिसमें कुछ जीते हुए उम्मीदवारों के टिकट काटकर और सीट बदलकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म किया जा सकता है। बीजेपी की लिस्ट से 3 मंत्रियों और 1 दर्जन विधायकों के नाम गायब हैं। कुछ उम्मीदवारों के टिकट काटकर बीजेपी ने कामयाबी का आजमाया हुआ दांव चल दिया, तो हिमाचल चुनाव में इस बार बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में कूद पड़ी।
और कांग्रेस ने तो बीजेपी से पहले ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। 46 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 13 ऐसे हैं जिनका संबंध राजघरानों से है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को फिर शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से, तो पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के बेटे रोहित ठाकुर को जुब्बल कोटकई से टिकट मिला। बात हिमाचल में होगा और वहाँ परिवर्तन का मन बना लिया है वहाँ लोगों ने। 20 में से 19 विधायकों को टिकट देकर कांग्रेस ने सरकार बदलने का दावा किया, लेकिन पहली लिस्ट आते ही टिकट के दावेदारों ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिसमें आदित्य विक्रम सिंह, इंदु वर्मा के नाम गिनाए जा रहे हैं। इस बीच सीपीआईएम ने भी अपने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और विरोध मार्च के दौरान पुलिस से भिड़ गए। ये लोग महंगाई के विरोध में रैली कर रहे थे और इन्हें रोकने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। जहां एक तरफ पुलिसकर्मी दीवार बनकर खड़े थे तो दूसरी तरफ लोग नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तस्वीरों में कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड को धक्का देते दिखाई दिए। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, वहां तैनात पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए उनकी तरफ दौड़े और आंसू गैस के गोले भी दागे। फ्रांस के अलग अलग इलाकों में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन और रिफाइनरी के कर्मचारियों की हड़ताल से हालात बिगड़ गए हैं। तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है और फ्रांस के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुबई में चल रहे हीरो की प्रदर्शनी में ऑक्शन हाउस सुथबीज ने दुनिया के सबसे बड़े कट डायमंड में से एक माने जाने वाले हीरो को पेश किया है। दरअसल इस हीरे को गोल्डन कैनरी नाम दिया गया है और इसका वजन 303 कैरेट है। अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा बेदाग हीरा बताया है। इस नायाब हीरे की शुरुआती कीमत 123 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस हीरे को पहली बार किसी नुमाइश में पेश किया गया है। दुबई के बाद इसे हांगकांग, ताइपे और जिनेवा की प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा, जिसके बाद 7 दिसंबर को अमेरिका में इस भूरे रंग के हीरे की नीलामी की जाएगी। गोल्डन कैनरी डायमंड सबसे पहले 1980 में कांगो में एक बच्ची को खेलते वक्त मिला था। बच्ची के परिवार ने इस हीरे को एक लोकल डायमंड डीलर को बेच दिया था। उस वक्त अनकट डायमंड का वजन 890 कैरेट था। बाद में इस हीरे को तराशा गया और अब पहली बार इसे किसी प्रदर्शनी में रखा गया है। यूपी के महोबा में स्कूल प्रशासन की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में सरकारी विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली किताबें कबाड़ में बेची जा रही हैं। हैरानी की बात, शिक्षक ही किताबों को कबाड़ में बेचते हुए पकड़े गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश के बाद हालात अब भी खराब बने हुए हैं। गोरखपुर के जड़लही गांव में प्राथमिक विद्यालय पानी में डूब चुका है। वहीं राहत सामग्री न मिलने की वजह से गांव के करीब 5000 लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद से बच्चों का ई रिक्शा को धक्का लगाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क खराब होने के कारण बच्चों को मदद करनी पड़ी और रिक्शा को गड्ढों से भरा रास्ता पार करवाना पड़ा। बरेली में स्कूटर को रौंद कर भाग रहे कार ड्राइवर को सांसद ने पीछा करके पकड़ा। बरेली के आंवला जिले के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने काफी देर तक आरोपी का पीछा किया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। क्योंकि इस बार दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 23 अक्टूबर को राम की पैड़ी को 15 लाख दीपों से रोशन करने का नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। खुद पीएम मोदी भी इस पल के साक्षी बनेंगे। इसीलिए सीएम योगी ने राम की पैड़ी पहुंचकर तैयारियों को परखा। सीएम योगी ने राम कथा पार्क का भी दौरा किया, जहां 8 देशों के कलाकार रामलीलाओं का मंचन करेंगे और यहीं से 23 अक्टूबर को दीपोत्सव की शुरुआत होगी। राम कथा पार्क और राम की पैड़ी के बाद सीएम योगी ने साकेत महाविद्यालय की ओर रुख किया। 23 अक्टूबर को इसी जगह पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड स्थल पर हैं, जहां पर जो पीएम प्रधानमंत्री के जो हेलीपैड स्थल को बनाया जाना था उसका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सीएम योगी ने रामलला के भी दर्शन किए। स्थानीय सांसद लल्लू सिंह के मुताबिक इस बार की दीपावली ऐतिहासिक होगी। इस बार की दीपावली पूरी दुनिया देखेगी
पीएम के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियों ने भी कमान संभाल ली है। जिले की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। दरअसल इस बार अयोध्या में दीपोत्सव में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसीलिए अयोध्या में दिव्य और भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 23 अक्टूबर को अयोध्या नगरी 18 लाख दियों से जगमग होगी। इस दिन राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक मंचों पर देश विदेश की संस्कृति की झलक दिखेगी। राम कथा पार्क में 8 देशों के कलाकार राम लीलाओं का मंचन करेंगे और कई राज्यों के लोक नृत्य और गीतों की भी प्रस्तुति होगी। 23 अक्टूबर को आसमान में ग्रीन म्यूजिकल आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के यूपी का सीएम बनने के बाद से ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने का सिलसिला चल रहा है। 2017 में अयोध्या नगरी 1,08,000 दीपों से जगमग हुई थी। इसके अगले साल यानी कि 2018 में 3 लाख दिए जलाए गए थे और 2019 में 5.5 लाख दीप जले थे। 2020 में 6 लाख दियों से अयोध्या रोशन हुई थी। वहीं 2021 में सरयू तट समेत पूरी अयोध्या में 12 लाख दिए जले थे और इस बार 18 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक यहां चिकन बिरयानी नहीं मिलने से नाराज एक व्यक्ति ने रेस्टोरेंट में ही आग लगा दी, जिसका वीडियो पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इससे पहले के वीडियो में एक व्यक्ति बंद हो चुके रेस्टोरेंट के बाहर दिखा। उसने कुछ देर इधर उधर देखा और फिर कैन में भरा पेट्रोल रेस्टोरेंट के शटर पर फेंक दिया। इसके बाद इस व्यक्ति ने नीचे बैठकर पेट्रोल में आग लगा दी। आग इतनी तेजी से भड़की कि उसने आग लगाने वाले शख्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वो वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद वहां पहुंचे एक आदमी ने आग बुझाने की नाकाम कोशिश भी की। बाद में दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने रेस्टोरेंट में आग लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि रेस्टोरेंट वालों ने उसे नशे में होने की वजह से चिकन बिरयानी नहीं दी और वहां से बाहर निकाल दिया था। इसका बदला लेने के लिए वो रात में वहां पहुंचा और रेस्टोरेंट में आग लगा दी। ये घटना 14 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट ने अब जारी किया है। यौन शोषण और हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे राम रहीम ने पैरोल पर छूटने के बाद यूपी के बागपत से ऑनलाइन सत्संग किया। सत्संग में हरियाणा के करनाल जिले के सात संगत के 7 पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों ने भी उनका आशीर्वाद लिया। करनाल से लिख के आया है, मेयर रेणु बाला जी आ गए हैं। यही नहीं, सत्संग में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए। नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, डिप्टी मेयर नवीन कुमार और सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी ने भी राम रहीम के सत्संग में हाजिरी लगाई। बीजेपी नेताओं का सजा याफ्ता राम रहीम के सामने नतमस्तक होना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सत्संग में शामिल हुए बीजेपी नेता ऐसी चर्चाओं को विराम देने की कोशिश करते दिखे। पब्लिक का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ता है वो पब्लिक के उस पे लड़ता है और पब्लिक के काम करने के लड़ता है। करनाल जिले के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी ने भी राम रहीम के सत्संग का पंचायत चुनावों से कनेक्शन होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो वार्ड के लोग हैं वहाँ पे काफी लोग रहते हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो वो उन लोगों ने मुझे बुलाया था वहाँ। जबकि विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर पंचायत चुनाव में फायदा लेने के लिए राम रहीम को पेरोल देने का आरोप भी लगा रहे हैं। इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, लिहाजा बीजेपी नेता बचाव में भी उतर आए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बीजेपी नेताओं के राम रहीम के सत्संग में शामिल होने को लेकर के सफाई दी है। भी आस्था हो सकती है, कोई क्यों गया है, किस कारण से गया है, अब ये तो वही बता सकता है। ये जो सारी कार्रवाई की जाती है पैरोल देने की, ये जेल विभाग द्वारा की जाती है। सरकार का क्या मतलब है इस बात से? अमेरिका में फ्लोरिडा से न्यू जर्सी जा रहे विमान में आसमान में हड़कंप मच गया और इस हड़कंप की वजह थी प्लेन में मौजूद एक सांप। दरअसल प्लेन में सवार यात्रियों ने जैसे ही सांप को देखा वो चिल्लाने लगे। चीख चिल्लाहट की वजह से प्लेन में अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। प्लेन में मौजूद क्रू मेंबर ने सांप की जानकारी पायलट को दी। ये प्लेन फ्लोरिडा का टाम्पा शहर से न्यू जर्सी की उड़ान पर था।
लेकिन सांप की जानकारी मिलते ही पायलट ने प्लेन को तुरंत न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। इसके बाद एयरपोर्ट पर ही सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट को बुला लिया गया, जिसने प्लेन में मौजूद सांप को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। गनीमत ये रही कि सांप और उसकी वजह से मची भगदड़ से किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर केंद्र सरकार 27,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गुजरात विधानसभा की तेज होती आहट के बीच में पीएम मोदी ने गांधीनगर के अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। और इसके लिए जब प्रधानमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो स्कूली बच्चे, अभिभावक और टीचर उनका स्वागत फूलों और देशभक्ति के नारों के साथ करते दिखे। मंच पर भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने बच्चे पहुंचे और उन्हें कुछ तस्वीरें भेंट की। स्वागत की औपचारिकता पूरी होने के बाद पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अमृतकाल की अमृत पीढ़ी के निर्माण के लिए विकसित गुजरात पर जोर दिया और शिक्षा की दिशा में उठाए गए कदम को बेहद अहम करार दिया। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण की तरफ ये एक मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। पीएम मोदी ने अपनी भाषा में पढ़ाई और क्रिटिकल थिंकिंग पर भी जोर दिया, जिसकी हलचल बीते कुछ दिनों से कई राज्यों में दिखने लगी है। दिवाली से पहले कई घरों में साफ सफाई शुरू हो गई है और इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शख्स पर साफ सफाई का ऐसा भूत चढ़ा कि इसने अपने घर के टीवी और कंप्यूटर की भी धुलाई कर दी। वायरल वीडियो में शख्स बकायदा पाइप की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सामान धोता नजर आ रहा है, वहीं अपने दूसरे हाथ से वह उसे साफ भी कर रहा है। जमी हुई नदी पर खिसकते हुए इस भालू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस तकनीक के पीछे भी बड़ी वजह है। दरअसल ये पोलर बेयर नदी पर जमी हुई बर्फ की चादर को तोड़े बिना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भालू की सूझबूझ की लोग सोशल मीडिया पर काफी तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में ट्रेन और ट्रक की टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक रेलवे ट्रैक पर आकर खराब हो गया और उसी वक्त ट्रेन भी आ गई। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि ब्रेक मारना लगभग नामुमकिन था और ट्रेन ट्रक को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। अपनी शादी के दिन को खास बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन कई तैयारियां करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन आग के बीच डांस करते नजर आ रहे हैं।